Now we discuss about sexual reproduction, the main mode of reproduction. डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बेसिकली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स, हमको मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो प्रोजेनी फॉर्म होगी उसको हम कौन सी मतलब किस मेथड से प्रोड्यूस हुई प्रोजेनी बोलेंगे? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कंपलसरी है 2 गैमेट्स का होना, और वो दोनों ही गैमेट्स कैसे होना चाहिए? ऑपोजिट सेक्स के, मतलब एक गैमेट मेल गैमेट होना चाहिए और एक गैमेट क्या होना चाहिए? फीमेल गैमेट। Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है? फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। अब यहाँ आगे क्या दिया? आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। तो सेम इंडिविजुअल का यहाँ पे टर्म क्यों आया है? जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंडक्ट होगी, प्लांट्स में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं और मोस्टली यही होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका मेल पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम एक ही जगह पे प्रेजेंट रहता है। तो हमें अपोजिट अलग अलग इंडिविजुअल्स की उसमें नीड नहीं। लेकिन हायर एनिमल्स में क्या होता है? मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो उनसे हमको क्या होता है? मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट का हमको मिल जाता है। These gametes fuse to form the zygote which develops to form the new organism. ये जो gametes होंगे वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होकर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का। एंड आफ्टर दैट ये डेवलप होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. ये कैसी प्रोसेस है? एलेबोरेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और साथ साथ में ही एक स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एलेबोरेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ज़्यादा बहुत एकदम स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत आराम से होती है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मीन्स टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बर्डिंग की प्रोसेस हुई या सिंपल जो ही प्रोसेस होगी उसमें आपको बहुत जल्दी न्यू प्रोजेनी मिल जाएगी। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें पहले गैमेट फॉर्म होंगे, पहले तो जो इंडिविजुअल है वो डेवलप होगा, इतना मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद उसमें गैमेट फॉर्म होंगे, फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, गैमेट फ्यूज़ होंगे, उससे जाइगोट फॉर्म होगा, फिर जाइगोट डेवलप करेगा, और जब तक उसके बाद फिर न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसलिए कैसी एक स्लो प्रोसेस है। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are non-identical to the parents or amongst themselves. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो रहा है, जिसके रिजल्टेंट किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स वाई जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग या जो न्यू प्रोजेनी फॉर्म हो रही हैं, जितनी भी न्यू प्रोजेनिस फॉर्म होंगी वो खुद आपस में एक दूसरे से और साथ साथ अपने पेरेंट्स किसी से भी ये क्या नहीं होंगी? सिमिलर नहीं होंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी। इनमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सारी की सारी चीज़ें इनमें क्या होंगी? डिफ़र करेंगी। A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. अब बात ये आती है कि एक बहुत डाइवर्स स्टडी की गई, मतलब एक बहुत डिटेल्ड स्टडी की गई डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स के अलग अलग स्पीशीज़ में, एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज़ में, फंगस में, लोअर ऑर्गेनिज्म में, मतलब जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है। वहाँ क्या देखा गया कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। हम अपने आसपास देखते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट हैं जिनमें अपन मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं, एनाटॉमिकल डाइवर्सिटी देखते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं, मतलब एक्सटर्नली भी वो अलग दिखेंगे, इंटरनली भी उनका अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा और फिजियोलॉजी भी उनकी अलग होगी। बट जब बात आती है उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पर उनका जो पैटर्न होता है वो सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब हम आगे यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या कॉमन फीचर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को कंडक्ट करते हैं, उनमें सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ में मैच्योरिटी की स्टेज आती है. जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हों उसके पहले उनकी बॉडी में क्या आना चाहिए? मैच्योरिटी आना चाहिए. That period of growth is called the juvenile phase. इसको और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. ये जो फेज़ होती है जबकि कोई इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल हो गया है, वो फेज़ क्या कहलाएगी? उसकी जुवेनाइल फेज़. इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट्स. प्लांट्स में फेज़ क्या कहेगी? वेजिटेटिव फेज़. जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़ कौन सी फेज़ है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कंडक्ट करने के जस्ट पहले वाली फेज़ है. This phase is of variable duration in different organism. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी चीज़ें डिफर हैं, तो ये जो स्टेज है, ये जो फेज़ है, इसका टाइम ड्यूरेशन भी क्या करता है? बहुत वेरिएशन शो करता है. The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. तो जो एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज होगी, जो किसका इंडिकेशन होता है? बिगिनिंग होना. किस चीज़ के स्टार्टिंग होना? रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होना. इसको हम इजीली किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं? प्लांट्स में. जब प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब वो फ्लावर प्रोड्यूस करने लगे, मतलब अब उनकी जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज क्या हो गई है? एंड हो गई है. और अब उनकी कौन सी फेज स्टार्ट हो गई है? रिप्रोडक्टिव फेज. Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit etc. is seasonal? अब यहाँ पे आपको एक टास्क दी जा रही है कि आपको ऑब्जर्व करना है आपके एरिया में जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, क्या वो हमेशा सेम मंथ आफ्टर ईयर, हर नेक्स्ट ईयर में सेम मंथ में ही अपने फ्लावरिंग करते हैं? ठीक है. या फिर दूसरी चीज़, जो स्पेसिफिक टाइप के फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें सीजनल हैं. तो ऐसा होता है, हम देखते हैं ये चीज़ हमारे पास हर एक चीज़ हमेशा नहीं मिलती. हाँ, अब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो एक बात अलग होगी, लेकिन जो अगर हम नेचुरल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सब चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर सीज़न होता है. Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? वही बात कि कुछ प्लांट्स हमारे आसपास ऐसे रहेंगे जो पूरे ईयर में सारे साल भर क्या करते हैं? फ्लावरिंग करते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सीजनल फ्लावरिंग होती है. Plants the annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. अब जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास, उनको हम उनके लाइफ स्पॉन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं: एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट एंड पेरिनियल प्लांट. एनुअल मीन्स जिनकी लाइफ स्पॉन कितना होता है? 1 ईयर. बाइनियल प्लांट्स जिनका लाइफ स्पॉन कितना होता है? 2 ईयर. और पेरिनियल प्लांट मतलब जिनका लाइफ स्पॉन अब कोई डेफिनेट नहीं है, मोर देन 2 ईयर्स, और वहाँ से फिर वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी हो जाता है. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास में जिनका जो सर्वाइवलशिप या लाइफ स्पॉन होती है प्लांट्स की 100+ ईयर्स भी होती है, और थाउजेंड्स बहुत ऐसे उससे भी ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एनुअल और बाइनियल प्लांट है उसमें हम उनकी वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज को क्लियरली हम बता सकते हैं. बट जो पेरिनियल प्लांट्स है उनमें ये चीज़ डिफ़िकल्ट होगा. क्या बताना कि उनकी वेजिटेटिव फेज कब ख़त्म हुई, रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट हुई, फिर रिप्रोडक्टिव फेज कब शुरू हुई, और वो कब एंड होके सेनेसेंस उसमें कब आया. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. Generally, after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. तो जो एक कुछ अंदर जाऊँ अब, है ना, 5 मिनट में आ रही, कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो फिर वो इधर मत आना, कोई हल्ला भी नहीं करना, बता दे रही हूँ.
बट कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक अमेजिंग और एक अनयूजुअल टाइप का फ्लावरिंग फिनोमेना होता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बैम्बू जो स्पीशीज़ होती है उनके फ्लावर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपने सुना होगा या कभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो बैम्बू स्पीशीज़ होते हैं अपने लाइफ टाइम में ये सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, एक बार फ्लावरिंग करें। अब वो जो टाइमिंग है उनको 50 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक कभी भी हो सकता है। उसमें ये बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स करते हैं और उसके तुरंत बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंटस क्यूंथियाना, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में नीलकरंज बोलते हैं, ये 12 ईयर्स में एक बार क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2060। अभी हमारा पुराना एडिशन है बुक का, तो ये अब लास्ट कब फ्लावरिंग हुई थी इसमें वो बता रहा है 2006 के सेप्टेम्बर अक्टूबर में। अब इसमें 12 प्लस करते जाओ तो पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम और उसका नेक्स्ट टाइम। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं स्पेसिफिकली हिली एरियाज़ में होते हैं और ब्लू कलर के स्ट्रेचेस होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये एक बहुत मतलब ब्यूटीफुल टाइप का होता है। तो ये जब फ्लावरिंग होती है इसमें, तो ये बहुत सारे टूरिस्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। In animal, the juvenile phase is followed by morphological, physiological changes prior to active reproductive behavior. जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स में जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज कन्वर्ट होगी तो उनमें बहुत सारे कौन कौन से चेंजेस होंगे, पहले मॉर्फोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी। जो हम इंडिविजुअल जब चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, तब वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है और बहुत इजी है ये कि हमें वो चीज़ों को लिस्ट आउट करना है जो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का क्या होता है, इंडक्शन होता है। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और is it a seasonal phenomena? Well, what about other animals like frogs and lizards? You will notice that birds living in nature lay egg only seasonally. अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि अगर हम बर्ड्स का एग्जांपल लें तो क्या पूरे साल, पूरे ईयर भर वो अपने एग लेइंग करते हैं या फिर ये फिनोमेना भी उनका सीजनल है? और जो अदर एनिमल्स भी हैं जो एग लेइंग करते हैं, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स, ये सारे भी क्या सीजनल एग लेइंग होते हैं या फिर पूरे ईयरली होते हैं? तो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एग लेइंग कैसी होती है, सीजनल होती है। हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी मतलब क्या होता है, पोल्ट्री फॉर्म्स के जो रहेंगे, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। उनको हम ऐसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं उनमें कि उनमें जो एग लेइंग हो वो पूरे ईयर में हो। In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. अब यहाँ पर जो उनको सीजनल को हटाकर उनको पूरे ईयर भर एग लेइंग करने के लिए उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, उनको कुछ मेडिसिन यूज़ की जा रही है, ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन का पर्पस होता ही नहीं है। ये क्या होता है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए उनका क्या है, एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है। और कौन सा एक्सप्लॉइटेशन बोल रहे हैं इसको, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया जा रहा है। The females of placental mammals exhibit cyclic changes in activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. अब जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं, मतलब जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, वो एक साइक्लिक चेंज शो करते हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हार्मोन्स के थ्रू क्या होती हैं, कंट्रोल होती है। और हार्मोन्स भी डिफरेंट टाइप के वहाँ पे यूज़ होते हैं। In non-primates mammals like cows, sheep, rabbits, deers, dogs, tiger, etc., such seasonal changes during reproduction are called estrous cycle, whereas in primates it is called menstrual cycle. ये जो साइक्लिक चेंज है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें ये क्या कहलाती है, ईस्ट्रस साइकिल, और जितने भी प्राइमेट्स हैं उनमें ये क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप डिफ्रेंशिएशन करिए और इसको डिफाइन करिए।
Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and therefore called seasonal breeders. अब इनमें से बहुत सारे ऐसे मैमल्स जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जनरली वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, तो इनमें रिप्रोडक्शन कब होता है? जब इनके लिए फेवरेबल सीज़न होता है। इस वजह से ये सारे जो वाइल्ड हैबिटेट वाले होते हैं ये क्या कहलाएंगे? हमारे सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। और अदर जितने भी एनिमल्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। That we all grow old if we live long enough is something that we recognize। क्या होता है कि अब अगर मान लो कोई भी लिविंग इंडिविजुअल है, अगर वो अपनी पूरी लाइफ स्पॉन में उसका सर्वाइवलशिप है, तो एक टाइम ऐसा क्या होगा कि उसकी एजिंग होगी और वो ओल्ड एज में आ जाएगा। बट वॉट इज़ मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड? अब लेकिन यहाँ पे ग्रोइंग ओल्ड का मतलब क्या निकलता है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनिसेंस और ओल्ड एज। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है, जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अब रिप्रोडक्टिवली एबल नहीं है, ये हम एक पैरामीटर मान सकते हैं। किसके लिए? सेनिसेंस के लिए एंड ओल्ड एज के लिए। देयर इज़ concomitant changes in the body like slowing of metabolism during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death। तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज एंड हुई तो जो भी इंडिविजुअल है वो कहाँ आ जाता है? ओल्ड एज या सेनिसेंस में। इस ड्यूरेशन में क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्पेसिफिकली जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे? हमारी लाइफ का वो लास्ट फेज होता है, और इस फेज़ के बाद क्या हो जाती है? उस इंडिविजुअल की डेथ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस। अब चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो थ्री फेजेस है, मेन फेजेस, जो बेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट वाला सेनिसेंस फेज या डेथ वाला जो फिनोमेना है, इन सब के लिए कौन इन सब को ट्रांजिशन करने के लिए, मतलब इनमें एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होने के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव process and the associated behavioral expressions of organism। किन किन चीज़ का इंट्रैक्शन? हार्मोन्स और जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी के हार्मोन्स और उस इंडिविजुअल के जो एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स थे, ये सारी चीज़ें उसको रेगुलेट करती है उसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए, और उसको किससे एसोसिएट करती है, किससे रिलेट करती है? उसके बिहेवियरल एक्सप्रेशन से।